Hello friends and welcome to the Exams Made Simple, and we are back again with the Hindu complete newspaper analysis for 26th of July 2021। 26 जुलाई 2021 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखेंगे। शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि 23, 24 और 25 का हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस मैंने ऑलरेडी करके अपलोड कर दिया है। तो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो यू कैन सी दैट फ्रॉम द प्लेलिस्ट। आप वीडियोज़ में जा करके वहाँ से उसको देख सकते हैं। स्टार्ट करते हैं आज के सवालों के साथ। पहले लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस फर्स्ट। तो पहला जो आज का सवाल मैंने लिया वो है रिसेंटली अमिताभ रॉय पैनल न्यूज़ में था। रिसेंटली द अमिताभ रॉय पैनल वाज इन न्यूज़। आपको बताना है कि ये कमेटी क्यों बनाई गई है। पहला है सब कैटेगराइजेशन ऑन द बैकवर्ड क्लासेस, दूसरा है डिजिटल पेमेंट, थर्ड है प्रिजन रिफॉर्म्स, या फोर्थ है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। दूसरा जो सवाल है वो है ब्रैंडनबर्ग टेस्ट ऑफन इज सीन इन न्यूज इज रिलेटेड टू। ब्रैंडनबर्ग टेस्ट इनमें से किसके लिए न्यूज में रहता है। ऑप्शंस आर राइट टू डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी, राइट टू फ्री स्पीच, या राइट टू फ्री लीगल एड, या राइट अगेंस्ट सेल्फ इंक्रीमेशन। ठीक है ना। दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग कृषि विज्ञान केंद्रास। कृषि विज्ञान केंद्र के रिगार्डिंग स्टेटमेंट्स है। पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि दे आर एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन सेंटर्स, जिनको बनाया किसने, ICAR ने बनाया है, एंड देर एफिलिएटेड एंड इट्स एफिलिएटेड इंस्टीट्यूशन एट डिस्ट्रिक्ट लेवल। दूसरा है KVK स्कीम जो है कृषि विज्ञान केंद्र, वो 100% फाइनेंस्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है। आपको बताना है तीनों सवालों के जवाब। लेट मी टेल यू द आंसर फॉर दैट। पहला जो सवाल था अमिताभ रॉय पैनल का, उसका आंसर है प्रिजन रिफॉर्म्स। याद रखिएगा, दिस कमिटी इज फॉर प्रिजन रिफॉर्म्स। दूसरा सवाल जो मैंने पूछा ब्रैंडनबर्ग टेस्ट, ये एक्चुअली फ्री स्पीच से रिलेटेड है। ब्रैंडनबर्ग टेस्ट इज रिलेटेड टू फ्री स्पीच। और ओहायो का केस था, एक्चुअली ब्रैंडनबर्ग वर्सेस ओहायो केस था, जिसमें ये देखा गया था कि कब आप लिमिट लगा सकते हो फ्री स्पीच पे, लिमिट कब लगा सकते हो, तो उसके रिगार्डिंग था ब्रैंडनबर्ग टेस्ट। तीसरा सवाल कृषि विज्ञान केंद्र का आंसर है बोथ 1 and 2, यानी कि C विल बी द आंसर फॉर दैट। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दिस। आपको समझ में आ गया होगा ये। अगले आते हैं न्यूज़ एनालिसिस पार्ट की तरफ। जो दूसरे न्यूज़पेपर से हमने अलग अलग न्यूज़ उठाए हैं उनकी तरफ आते हैं। तो उसमें से जो पहली न्यूज़ इंपॉर्टेंट है जिसको हम डिस्कस करेंगे वो है चाइना ने एक्टिवेट किया है। चाइना इज गोइंग टू एक्टिवेट वर्ल्ड्स फर्स्ट क्लीन न्यूक्लियर रिएक्टर। याद रखेगा, चाइना एक्टिवेट करेगा क्या, क्लीन न्यूक्लियर रिएक्टर। अब ये क्लीन न्यूक्लियर रिएक्टर किस तरीके से काम करेगा, लेट मी टेल यू। 2 कंडीशंस आप याद रखेगा। पहली चीज तो ये कि दे विल नॉट यूज वाटर फॉर कूलिंग। क्या होता है कि न्यूक्लियर रिएक्टर को कूल करने के लिए वाटर यूज किया जाता है, बट जो चाइना यूज करेगा ये रिएक्टर क्लीन न्यूक्लियर रिएक्टर है, इसलिए दे विल नॉट यूज वाटर फॉर कूलिंग। एंड सेकेंड जो कंडीशन वो कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, सेकेंड थिंग विच दे आर इंक्लूडिंग इज दैट कि वो इसमें लिक्विड थोरियम का यूज करेंगे, ना कि आपका यूरेनियम का। लिक्विड थोरियम का यूज करेंगे वो, ठीक है ना। यूरेनियम नहीं करेंगे, लिक्विड थोरियम का यूज करेंगे, ठीक है ना। ये आपको याद रखना है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट न्यूज आज का है वो है फिलीपींस ने अभी मतलब परमिशन दे दी है फॉर द गोल्डन राइस। तो गोल्डन राइस आपको पता होना चाहिए कि गोल्डन राइस एक तरीके से फोर्टिफाइड राइस है, जिसमें कि अलग से विटामिन ऐड किया जाता है। अब वो कौन सा विटामिन ऐड होता है यहाँ पे, तो यहाँ पे याद रखिएगा बीटा कैरोटीन ऐड होता है। बीटा कैरोटीन क्या होता है, एक तरीके से विटामिन ए की कमी को पूरा करता है। विटामिन ए के रिप्लेसमेंट के में यूज होता है। अब आप सबको पता होना चाहिए कि विटामिन ए ऑलरेडी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लगभग 5 लाख बच्चे हर साल ब्लाइंडनेस को जाते हैं बिकॉज ऑफ द शॉर्टेज ऑफ विटामिन ए, एंड यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट है बीटा कैरोटीन, ठीक है ना। वो आपको याद रखना है। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। तो यहाँ पे फिलीपींस ने गुड टू गो कर दिया है। अगली जो न्यूज़ है वो है यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक। अब आपको UNESCAP के बारे में बता दूं। UNESCAP जो है बेसिकली एक UN की बॉडी है विच इज देयर फॉर द रीजनल डेवलपमेंट ऑफ एशिया एंड द पैसिफिक। एशिया एंड द पैसिफिक के रीजनल डेवलपमेंट के लिए इसको बनाया गया है। इसमें 53 मेंबर्स हैं, 53 मेंबर स्टेट्स हैं, 9 एसोसिएट मेंबर्स हैं। एंड इसमें बेसिकली 1947 में इसको स्टैब्लिश किया गया था। हेडक्वार्टर इसका बैंकॉक थाईलैंड में, ठीक है ना। 1947 में स्टैब्लिश किया गया था, हेडक्वार्टर इसका बैंकॉक थाईलैंड में है। ऑब्जेक्टिव है टू ओवरकम रीजन्स चैलेंजेस बाय गिविंग टेक्निकल असिस्टेंस एंड कैपेसिटी बिल्डिंग टू द मेंबर स्टेट्स। ऑब्वियसली बात है, एशिया एंड द पैसिफिक के में ये सब करते हैं।
अगली जो न्यूज़ है वो है पीएलआई स्कीम के रिगार्डिंग। अब आपको पता होना चाहिए कि पीएलआई यानी कि प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, मतलब कि प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए अलग अलग सेक्टर्स में इस बार पीएलआई स्कीम की घोषणा 2020 से गवर्नमेंट कर रही है। आत्मनिर्भरता के अंतर्गत ये हो रहा है, आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत, ठीक है ना, पीएलआई स्कीम। अब ये पीएलआई स्कीम स्पेशलिटी स्टील सेगमेंट में इंट्रोड्यूस की गई है, स्पेशलिटी स्टील सेगमेंट में इंट्रोड्यूस की गई है। एंड स्पेशलिटी स्टील क्या होता है? वैल्यू एडेड स्टील जो होता है वो आपका स्पेशलिटी स्टील कहलाता है। देखो नॉर्मल स्टील तो बनता है जब पूरी प्रोसेस होती है सब कुछ, उसके बाद हमको नॉर्मल स्टील मिलता है, और उस नॉर्मल स्टील में अगर आप कोटिंग कर दें, उसकी ब्रांडिंग कर दें, उसकी ये सारी चीजें इंक्लूड कर दें, तो वो जो स्टील होता है ना वो कन्वर्ट हो जाता है स्पेशलिटी स्टील में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है ना। यू हैव टू रिमेंबर दिस एज वेल कि फिर वो स्पेशलिटी स्टील में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। अब मैंने जैसे था कि नॉर्मल स्टील में जब आप वैल्यू ऐड कर देंगे, नॉर्मल स्टील में वैल्यू ऐड अगर आप कर देंगे तो वो स्पेशलिटी स्टील में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है ना। अगली जो न्यूज़ है वो है 23 जुलाई को इंडिया ने ट्रिब्यूट पे किया किसको? शहीद चंद्रशेखर आज़ाद जी को। एंड चंद्रशेखर आज़ाद जी जो थे उनकी बर्थ एनिवर्सरी 23 जुलाई को होती है। एंड इनका जन्म अलीराजपुर मध्य प्रदेश में हुआ था, अलीराजपुर मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। एंड जब वो 15 साल के थे उन्होंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को ज्वाइन कर लिया था। इसके अलावा 1922 के बाद जब याद रखिएगा कि HRA यानी कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन बनती है, HRA बनती है आज हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, उसको ज्वाइन किया। HRA एक्चुअली में जब बनती है, थोड़ा सा मैं आपको इसमें और बैकग्राउंड बता दूं कि HRA जो होता है, HRA बना था सचिंद्र नाथ सन्याल के द्वारा, सचिंद्र नाथ सन्याल के द्वारा बनाया गया था HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। चंद्रशेखर आजाद जी ने 1928 में जब आए, 1928 में भगत सिंह के साथ मिलकर इन्होंने क्या बनाया? 1928 में भगत सिंह के साथ मिलकर इन्होंने HSRA यानी कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन बनाया, HSRA बनाया 1928 में आकर के। इसके अलावा काकोरी कॉन्स्पिरेसी, काकोरी जो था 1925 में ट्रेन लूटी गई थी ना, काकोरी ट्रेन लूटी गई थी 1925 में, उसमें काफी बड़ा रोल प्ले किया चंद्रशेखर आजाद जी ने। एंड इसके अलावा फाइनली अगर आप देखें तो चंद्रशेखर आजाद जी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है, 1931 तक इंपॉर्टेंट रोल रहता है। 1931 में अल्फ्रेड पार्क आपका इलाहाबाद में है, अल्फ्रेड पार्क, वहां पे जाकर के उन्होंने खुद को गोली मार ली थी, फिर अल्फ्रेड पार्क इलाहाबाद पे, ठीक है ना, ये आपको याद रखना है। मूव करते हैं आगे न्यूज एनालिसिस में। फ्रंट पेज की एक न्यूज है एनडीआरएफ के रिगार्डिंग। एनडीआरएफ आप सबको पता होना चाहिए कि एनडीआरएफ जो बना है वो 2005 के एक्ट के थ्रू बना है। सिंपल सा फैक्ट आपको याद रखना है कि डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 में आता है, डीएम एक्ट इसको बोलते हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट ऑफ 2005। ये आई थिंक दिसंबर 2005 में आया था, दिसंबर 2005 में आया था, 26 दिसंबर 2005 को आया था। और उसी के अंतर्गत ये एनडीआरएफ को नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स को बनाने की बात की गई है कि ये रिस्पॉन्स करेंगे, ये अपनी कैपेबिलिटी को इम्प्रूव करेंगे, ये सब लिखा गया है, ठीक है ना। यही चीज़ मैं आपको बताना चाहता था। और इसके पहले क्यों था कि 2001 में एक्चुअली में गुजरात में अर्थक्वेक आता है डिजास्टर में, और सुपर साइक्लोन आता है 1999 में, उड़ीसा में सुपर साइक्लोन आया था। तो इन सबको देखते हुए फिर बाद में डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट आता है 2005 में। और 2004 में सुनामी आप सब नहीं भूल सकते, 2004 की फिर वो सुनामी, तो 2004 में 1999 में सुपर साइक्लोन, 2001 में, ये सब रीजंस थे कि एनडीआरएफ को लाया गया। उसके बाद फिर काम चला। आगे है तेलंगाना टेम्पल गेट्स वर्ल्ड हेरिटेज टैग। तो वर्ल्ड हेरिटेज टैग जो है वो तेलंगाना टेम्पल्स को मिला है। अब आपको टेम्पल्स के नाम याद रखने हैं, याद रखिएगा रामप्पा टेम्पल इन पालमपेट। पालमपेट एक जगह है, हैदराबाद से 220 किलोमीटर दूर जगह है पालमपेट, और पालमपेट में ही बेसिकली ये रामप्पा टेम्पल है। तेलंगाना ककटिया डायनेस्टी का टेम्पल है, बनाया गया था, राचेरला सेनापति नाम था, राचेरला सेनापति रुद्रया, हु वाज द जनरल ऑफ ककटिया किंग गणपति देव। तो याद रखिएगा राचेरला बिल्ट बाय राचेरला सेनापति रुद्रया नाम के सेनापति ने बनवाया था, और ककटिया किंग गणपति देव थे उनके वहां पे ये थे, और उन्होंने ये चीज बनवाई थी। इसके अलावा कामेश्वर राय टेम्पल, याद रखिएगा पालमपेट में ही कामेश्वर राय टेम्पल और कटेश्वर राय टेम्पल है, ठीक है ना।
द मेन टेम्पल इज फ्लैंक्ड बाय द कोलैप्स स्ट्रक्चर। जो मेन इसका वो है वहां पे कामेश्वर राय और कटेश्वर राय टेम्पल भी है पालमपेट में ही, ठीक है ना, याद रखिएगा। और जो सुंदरया का ये टेम्पल है याद रखिएगा किसने बनवाया था, सेनापति रुद्रया ने ये टेम्पल बनवाया था, रुद्रया ने टेम्पल बनवाया था और इसका नाम क्या है, रामप्पा टेम्पल, याद रखिएगा। और इसमें नॉर्वे एकमात्र कंट्री थी जिसने की यूनेस्को की मीटिंग में इसका अपोज किया था। एक्चुअली वर्ल्ड हेरिटेज साइट की मीटिंग फ्यूजू चाइना में चल रही है, फुजू चाइना में ये मीटिंग चल रही थी और फ्यूजू चाइना की मीटिंग में नॉर्वे एकमात्र कंट्री है जिसने की इसको अपोज किया था, अदरवाइज सबने इसके फेवर में ही कहा था। अब ये जो टेम्पल है रामप्पा टेम्पल है उसकी फ्लोरिंग ग्रेनाइट की है, पिलर उसके बेसाल्ट के हैं एंड लोअर पार्ट जो टेम्पल का है वो रेड सैंडस्टोन का, याद रखिएगा। फ्लोरिंग उसकी ग्रेनाइट की है, पिलर उसके बेसाल्ट के हैं, लोअर पार्ट ऑफ द टेम्पल इज बेसिकली रेड सैंडस्टोन। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। आगे मूव करते हैं। आज का मेंस क्वेश्चन मैंने आपको नहीं दिया शायद, आज का मेंस क्वेश्चन आप लोग लिख लो। आज का मेंस क्वेश्चन ऑफ द डे है व्हाट सर्विलेंस रिफॉर्म्स डज इंडिया नीड सो दैट राइट टू प्राइवेसी इज नॉट वायलेटेड। इंडिया में किस तरीके के सर्विलेंस रिफॉर्म्स की जरूरत है ताकि जो राइट टू प्राइवेसी है वो वायलेट ना हो। दिस इज द क्वेश्चन टू यू। लेट्स मूव अहेड टू द एडिटोरियल पार्ट। एडिटोरियल पार्ट की तरफ मूव करते हैं, देखते हैं थोड़ा क्या इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स हैं। पहला एडिटोरियल जो है वो है गेटिंग इंडियाज मिलिट्री कन्वर्जेंस फॉर्मूला राइट। एक्चुअली आपको यहाँ पे लिखा हुआ दिख रहा है ना, मैंने एक बार वीडियो बनाया था बट वो करप्ट हो गया किसी तरीके से, फाइल पूरा वीडियो बनाया था लगभग हाफ एन आवर का वीडियो था वो, तो पूरा करप्ट हो गया। सो आई एम मेकिंग इट अगेन एक्चुअली, है ना, इसे थोड़ा लेट भी हो रहा है। गेटिंग इंडियाज मिलिट्री कन्वर्जेंस फॉर्मूला राइट। अब यहां पर बेसिकली ऑथर ने मिलिट्री फोर्सेस और उनके कन्वर्जेंस की बात की है। सबसे पहले उन्होंने कहा कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने रिसेंटली कहा था कि एयर फोर्स जो है वो एक सहायक यानी कि कंट्रीब्यूटिंग फोर्स है, कहना चाहिए कंट्रीब्यूटिंग फोर्स है। एंड इसका अपोज RKS भदौरिया जो है चीफ एयर मार्शल, उन्होंने इसका रिबटल किया। उन्होंने कहा कि बहुत इंपॉर्टेंट फोर्स है, सिर्फ सहायक फोर्स नहीं है, सिर्फ मैंने कहना चाहिए सिर्फ हेल्पिंग फोर्स नहीं है, एयर फोर्स काफी इंपॉर्टेंट फोर्स है, ठीक है ना। अब ऑथर ने यहाँ पे कई चीजें बताई हैं, जैसे यहाँ पे ऑथर ने बताया कि किस तरीके से अलग अलग फोर्सेस का इंपॉर्टेंस है। एयर फोर्स का भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, लेकिन इंडियन एयर फोर्स की अभी बहुत सारी कमियां भी हैं। अब ऑथर ने क्या कमियां यहाँ पे एयर फोर्स की बताई, लेट मी टेल यू दैट वन बाय वन। देखो, दो मेन कमियां ऑथर ने यहाँ पे एयर फोर्स की बताई है। पहला तो ये कि IAF का जो स्क्वाड्रन है वो 25% शॉर्ट चल रहा है। IAF का जो स्क्वाड्रन है वो 25% शॉर्ट चल रहा है ऑन स्क्वाड्रन एंड एक लगभग 400 पायलट्स की कमी है, मतलब कि 10% ऑफ द स्ट्रेंथ इज ऑलरेडी अभी वैकेंसी पे ही चल रहा है। तो मतलब कि 25% तो हमारा स्क्वाड्रन शॉर्ट है, मतलब हमको अभी एयरक्राफ्ट कैरियर्स और चाहिए, हमें अभी रफेल और चाहिए होंगे, अभी हमको बहुत सारा अपने स्क्वाड्रन को अगर देखो क्या होता है, किसी भी कंट्री की कैपेबिलिटी जो है ना, मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज बताता हूँ, आप आंसर राइटिंग करिएगा। कोई भी कंट्री जो है वो 2.5 वॉर फ्रंट के लिए तैयार रहनी चाहिए। 2.5 वॉर बोलते हैं, 2 वॉर फ्रंट बोलते हैं या 2.5 वॉर फ्रंट बोलते हैं। मतलब कि अगर 2 फ्रंटों में लड़ाई चल रही हो या 2.5 वॉर फ्रंटों में, मतलब 2 एक्सटर्नल और 1 इंटरनल पावर, तो ये 2.5 बोला जाता है। तो इसके लिए तैयार रहने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके पास एयरफोर्स मजबूत रहे, लेकिन इंडिया की एयरफोर्स अभी इस 2.5 वॉर फ्रंट के हिसाब से तैयार नहीं है। प्लस हमारे यहाँ अभी पायलट्स की भी कमी है, जैसे कि आप देख सकते हैं 10% तो हमारे पास पायलट्स की ही कमी है, जो सैंक्शन स्ट्रेंथ है उसी से कम है। और वैकेंसी तो है ही, लेकिन सैंक्शन स्ट्रेंथ से भी हमारे पास कम है। अब ऑथर ने बोला कि ये RKS भदौरिया जी को काम करना चाहिए कि जो भी कमियां हैं, जो भी आपको लगता है कि कोई वीकनेस है, तो आपको हाईलाइट करना चाहिए, क्योंकि अगर कल को ऑपरेशनल कोई भी फॉल्ट आता है तो पूरा का पूरा जो दारोमदार है वो आपके ऊपर ही आएगा, ऐसा ऑथर का कहना है, ठीक है ना। ऑथर ने आप ये भी कहा है कि देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है फोर्सेस का जो को एग्जिस्टेंस है एक दूसरे के साथ, फोर्सेस का को एग्जिस्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, और फोर्सेस किस तरीके से एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट करके कोऑपरेट करके काम करती हैं वो काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। तो इसीलिए उन्होंने मेरे बोला है कि फाइंडिंग कॉमन ग्राउंड्स, आपको एयरफोर्स, नेवी और जो लैंड फोर्सेज हैं, आर्मी, उनके बीच में कॉमन ग्राउंड ढूंढना पड़ेगा और किस तरीके से उनका कोलैबोरेशन किया जा सकता है, किस तरीके से सिनर्जी से वो काम कर सकते हैं। क्योंकि कोई भी जो अटैक होगा या कोई भी जो फ्यूचर में इस तरीके से कहना चाहिए कि अगर कुछ हो, तो उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि सारी फोर्सेस कोऑर्डिनेटेड अटैक करें, कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स लगाएं, ठीक है ना। अब क्या करने की जरूरत है, कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स किस तरीके से लगाया जाएगा,
ऑथर ने कहा पहली चीज तो आप नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी बनाओ। व्हाट यू शुड डू इज दैट, नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी बनाओ और ये देखो कि किस जगह पे क्या कैपेसिटी रिक्वायर्ड है, मतलब कि एयरफोर्स को क्या चाहिए, आर्मी को क्या चाहिए, नेवी को क्या चाहिए, अलग अलग उसके डोमेन में, और उनको वो चीज़ प्रोवाइड करो। दूसरी चीज़ आपको क्या करना है, प्रोफेशनल एजुकेशन देना है। प्रोफेशनल एजुकेशन क्यों देना है, ताकि इंटर सर्विस एम्प्लॉयमेंट जो है वो जेन्युइन रिस्पेक्ट ग्रो कर सकें। जेन्युइन रिस्पेक्ट मतलब एयरफोर्स नेवी की जेन्युइन रिस्पेक्ट करे, नेवी एयरफोर्स की, और बाकी आर्मी की, आर्मी बाकियों की, ठीक है ना। तीसरा है आर्म्ड फोर्सेस जो है उसको अपने इंटरनल डिस्प्यूट्स रिजॉल्व करने पड़ेंगे। काफी इंटरनल डिस्प्यूट्स है, हायरार्की में कई बार डिस्प्यूट आ जाते हैं, तो इनको जो इंटरनल डिस्प्यूट्स हैं वो दूर करने पड़ेंगे। चौथा यहाँ पे ऑथर ने कहा है कि गुड क्वालिटी स्टाफ, चौथा जो है गुड क्वालिटी स्टाफ आप मेक श्योर करो कि आए, प्लस जो टॉप लेवल है वो और अच्छा रहे और ज्यादा कॉर्डियल रहे। एंड फिफ्थ आपको ये देखना है एक्सेप्टेंस ऑफ द फैक्ट दैट दूसरों के लिए जो काम कर रहा है वो आपके लिए काम नहीं करेगा, आपको अपनी खुद की स्ट्रैटेजी डेवलप करनी पड़ेगी। तो डेवलप योर ओन स्ट्रैटेजी, दिस इज द एडवाइस गिवन बाय द ऑथर इन दिस आर्टिकल। अगली जो न्यूज हम डिस्कस करेंगे वो है मनी चेंजर। यहाँ पे बात चल रही है कि इंडिया को खुद का डिजिटल करेंसी डिक्लेयर कर देना चाहिए, और अभी रिसेंटली जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है उसने कहा भी है कि हम बातचीत कर रहे हैं और वी विल बी स्टार्टिंग सून ऑन डिस्कशंस ऑन द डिजिटल करेंसी। तो डिजिटल करेंसी पर डिस्कशन सून स्टार्ट होगा। और चाइना ने अपनी डिजिटल करेंसी जो है आरएमबी यानी कि रेमिनबी जो है ना, आरएमबी वहाँ की करेंसी है, उसका डिजिटल वर्जन करने के लिए जो पायलट प्रोजेक्ट्स जरूरी है वो सब करना शुरू कर दिया है, ठीक है ना। एंड इंडिया को भी ये करने की जरूरत है। एंड कई कंट्रीज है जो कि एक्टिवली सर्च कर रही हैं पोटेंशियल करेंसीज को, और ऐसे में ऑथर का ये कहना है कि कंट्रीज जो है इन्वेस्टमेंट भी करना चाहते हैं, लोग काफी इन्वेस्ट करना चाहते हैं, और ऐसे में अगर आप उनको एक अच्छी करेंसी प्रोवाइड करते, स्ट्रॉन्ग करेंसी प्रोवाइड करते हो तो काफी अच्छा रहेगा लोगों के लिए भी, और आपके लिए इन्वेस्टमेंट के वेंचर्स भी बढ़ेंगे। फ्यूचर जो है वो डिजिटल करेंसी का है, और आपको भी कोशिश करनी चाहिए कि आप डिजिटल करेंसी का जो मार्केट है उसको टैप कर पाएं। ऐसा नहीं है कि वो वहां पे भी आप पीछे रह जाएं, ठीक है ना। अगला है लेसन्स फ्रॉम इंडियाज फूड सिक्योरिटी रिस्पांस। अब यहाँ पे ऑथर ने बताया कि किस तरीके से इंडिया ने काफी अच्छा एक कोऑर्डिनेटेड फूड सिक्योरिटी रिस्पांस दिया। अगर आप देखें तो पूरी की पूरी जो फूड की जो कमी है, फूड स्कैर्सिटी जो है वो कब आई, पैंडेमिक के टाइम में आई। फूड स्कैर्सिटी जो है वो पैंडेमिक के टाइम में आई। बहुत सारे लोग उस समय अप टू 81.1 करोड़ पर्सन्स वर अंडर नरिश्ड लास्ट ईयर। ये पूरे की पूरी जो कमी कहनी चाहिए ये पैंडेमिक के कारण ही आप बोल सकते हैं। इंडिया ने काफी ज्यादा प्रोग्रेस दिखाई, न केवल फूड प्रोडक्शन में बल्कि जो फूड का डिस्ट्रीब्यूशन था उसमें भी काफी अच्छा रोल प्ले किया। हमने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, आप सबको पता हो, गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत 5 किलो एक्सेस राशन लगभग 80 करोड़ फैमिलीज को दिया। लगभग 80 करोड़ फैमिलीज को, देखें यहाँ पे लिखा भी हुआ है, ये देखो 8 करोड़ माइग्रेंट्स वर प्रोवाइडेड 5 kg ऑफ फूड ग्रेन्स पर मंथ फ्री ऑफ कॉस्ट। दिस वाज एट दैट टाइम 81.3 करोड़ एनएफएसए बेनिफिशियरी रिसीव्ड एन एडिशनल 5 किलोग्राम फूड ग्रेन्स पर पर्सन पर मंथ एंड 1 kg ऑफ पल्सेस पर फैमिली पर मंथ फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ये सब इंडिया की तारीफ ही है कि हमने फूड सिक्योरिटी में काफी ज्यादा अच्छा रोल प्ले किया, लेकिन अभी भी कुछ चैलेंजेस हैं जो हमको दूर करने होंगे। क्या चैलेंजेस हैं? वो चैलेंजेस है, पहला है आपको जो वन नेशन वन राशन वाली स्कीम है उसको पूरा 100% डेडिकेशन से अप्लाई करना पड़ेगा। कैसे? क्यों? क्योंकि आपको अभी भी बहुत सारी दिक्कत होती है, लोगों को अभी भी राशन नहीं मिल पाता जो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में फंस जाते हैं। दूसरी चीज एक ऑथर ने एक इंपॉर्टेंट बोली कि कई बार लोगों के पास कोई भी इंपॉर्टेंट आईडी नहीं रहता है, कोई भी आईडी प्रूफ नहीं है। ऐसे में आप क्या करेंगे? अगर आपके पास कोई भी आईडी नहीं है तो भी आपको उस व्यक्ति को राशन देना है। फूड एक ऐसी चीज है जो बेसिक नेसेसिटी पूरी होनी चाहिए। अगर व्यक्ति के पास कुछ हो, व्यक्ति के पास कुछ ना हो, हर कंडीशन में पूरा होना चाहिए, ठीक है ना। तो वे फॉरवर्ड ऑफर में क्या होता है? वे फॉरवर्ड ये कि वन रेशन कार्ड आप इंट्रोड्यूस करें स्कीम में। दूसरा, आपको डिजिटाइजेशन ऑफ द सप्लाई चेन करना पड़ेगा। डिजिटाइजेशन ऑफ द सप्लाई चेन, आपको पता होना चाहिए कि किस समय पर कहाँ पे कितना फूड ग्रेन है, कितना नहीं है। ऐसे में फूड वेस्टेज भी थोड़ा कम होगा, अदरवाइज फूड वेस्टेज ही बहुत ज्यादा हो रहा है इंडिया में। फूड वेस्टेज जो एफसीआई की रिपोजिटरीज है वहां पे काफी ज्यादा हो रहा है। तीसरा, यहाँ पे ऑथर ने कहा कि क्लाइमेट चेंज को भी आपको ध्यान में रखना है। एग्रीकल्चर क्लाइमेट चेंज को मेंटेन करके चलना है ना। एंड एक दूसरे को मतलब बैलेंस बना करके चलना है क्लाइमेट चेंज के ऊपर ध्यान देते हुए, और ऐसे क्रॉप्स को ग्रो करने की कोशिश करो जहां पे वाटर कंजम्पशन कम रहे, है ना। ट्राई टू डेवलप दोज क्रॉप्स जिसमें वाटर कंजम्पशन कम रहे। जैसे मिलेट्स को काफी ज्यादा प्रमोट किया जा रहा है। 2023 अगर आपको पता हो, 2023 को मिलेट्स ईयर के रूप में भी डिक्लेयर किया गया है।
है, एंड ऐसे क्रॉप्स को ग्रो करो जहां पे वाटर कंजम्पशन कम से कम रहे, ठीक है ना। और ऑथर ने वही कहा है कि COP26 जो ग्लासगो में होने वाली वो यूनिक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है जहां पे हमको बैलेंस बना करने की जरूरत है। आर लॉ एंड टेक्नोलॉजी सोल्यूशन टू फेक न्यूज, यहाँ पे लॉ एंड टेक्नोलॉजी क्या सोल्यूशन है फेक न्यूज का, तो ऑथर ने यहाँ पे 2 सोल्यूशन दिए, बिल्कुल क्विकली मैं आपको बताऊंगा। पहला तो यह है कि एक साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करने के लिए ऑथर ने कहा कि आर्टिकल 51AH जो है, यानी कि जो इंडिया की फंडामेंटल ड्यूटी है, वो कहती है कि इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन टू डेवलप अ साइंटिफिक टेम्पर। और अभी भी लोगों के अंदर साइंटिफिक टेम्पर नहीं है। कोई न्यूज आती है तो पहले ये आपके अंदर होना चाहिए कि आप उसको क्वेश्चन करें, आप उसको पता करें कि क्या वो सही है या नहीं सही है। साइंटिफिक टेम्पर अगर डेवलप होता है तो जरूरी है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में साइंटिफिक टेम्पर के लिए काफी कुछ प्रयास किए गए हैं, दैट इज द थिंग विच ऑथर सेज। इसके अलावा ऑथर ने ये कहा है कि हाँ, एक चीज जरूर बोली उन्होंने, दूसरी चीज बोली हिस्टोरिकल थिंकिंग। ऑथर ने यहाँ पे एक टर्म दिया है हिस्टोरिकल थिंकिंग। आपको हिस्टोरिकल थिंकिंग डेवलप करनी है। हिस्टोरिकल थिंकिंग के अंदर कौन कौन से स्किल सेट्स है मैं आपको बता रहा हूं, ये आंसर राइटिंग में यूज आएगा। हिस्टोरिकल थिंकिंग में ऑथर ने कहा है पॉइंट ऑफ व्यू, एविडेंस, वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी ऑफ द सोर्स, कंटेक्चुअलाइजेशन, कोरॉबरेशन, ये जो स्किल्स हैं ये हिस्टोरिकल थिंकिंग से डेवलप होते हैं। हिस्टोरिकल थिंकिंग से आपके पॉइंट ऑफ व्यू, एविडेंसेस, वैलिडिटी, रिलायबिलिटी ऑफ सोर्स, ये सब चीजें आपकी डेवलप होंगी, कोरॉबरेशन, ये सारे स्किल्स डेवलप होंगे। तो इसीलिए ऑथर ने यहाँ पे कहा है कि आपको हिस्टोरिकल थिंकिंग भी डेवलप, तो दोनों याद रखिएगा, क्रिटिकल थिंकिंग यानी कि साइंटिफिक टेम्पर और हिस्टोरिकल थिंकिंग। तो ऑथर ने कहा है कि क्रिटिकल थिंकिंग या साइंटिफिक थिंकिंग के लिए तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने अच्छा काम किया है, लेकिन वहीं जब बात आएगी हिस्टोरिकल थिंकिंग की तो थोड़ा पीछे हो जाती है, ठीक है ना, ये आपको याद रखना है। स्पाउस प्रेजेंस नॉट मैंडेटरी फॉर OCI कार्ड। अब यहाँ पे दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है कि स्पाउस का प्रेजेंस FRRO यानी कि फॉरेनर्स रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस में होना जरूरी नहीं है ना। वर्चुअल अगर वो एक पता है स्पाउसेस प्रेजेंट कैन नॉट बी मैंडेटरी फॉर फिजिकल प्रेजेंस कैन नॉट बी मैंडेटरी फॉर OCI कार्ड नाउ, ठीक है ना, याद रखेगा। थोड़ा सा मैंने नोट्स बनाया, मैं आपको बताता हूँ। एक्चुअली हुआ क्या है कि रिसेंटली मतलब यहाँ पे OCI होते कौन है पहले उसके बारे में आपको बता दूं। OCI यानी कि ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया, ये वो व्यक्ति हैं, मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स डिफाइन करता है, याद रखेगा, who was as a person who was a citizen of India on or after 26th of January 1950, 1950 26 जनवरी के बाद जो who was a citizen of India, who was eligible to become a citizen on India on 26 जनवरी 1950, जो व्यक्ति जो सिटीजन बनने के लिए एलिजिबल थे, और इज अ चाइल्ड और ग्रैंड चाइल्ड ऑफ सच अ पर्सन, ठीक है ना। बस इसमें एक कंडीशन है कि अगर उसके पेरेंट्स, किसी व्यक्ति के पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स अगर सिटीजन ऑफ पाकिस्तान या बांग्लादेश रहेंगे तो उनको बेसिकली एलिजिबिलिटी नहीं मिलेगी, ठीक है ना, याद रखिएगा, वो एलिजिबल नहीं रहेंगे OCI कार्ड के लिए। काफी राइट्स है जो OCI कार्ड होल्डर्स को मिलते हैं, आपको ये भी पता होना चाहिए OCI कार्ड होल्डर्स को काफी राइट होते हैं। ये NRIs के साथ पैरिटी एंजॉय करते हैं इन एडॉप्शन केसेस, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के केसेस में, सेल एंड परचेज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी के केसेस में, लेकिन ये एग्रीकल्चरल लैंड को बाय नहीं कर सकते, ये भी याद रखेगा। एंड इंडियन नेशनल्स के लिए साथ भी ये पैरिटी में रहते हैं। डोमेस्टिक एयर फेयर्स में एंट्री फीस अगर मॉन्यूमेंट्स में पब्लिक प्लेसेस में जाते हैं तो ये इंडियंस के बराबर ही पैसा देते हैं। एंट्रेंस एग्जाम में अगर आप पूछो तो हाँ, ये एंट्रेंस एग्जाम में आ सकते हैं, नीट में आ सकते हैं, मेंस में आ सकते हैं, जेई मेंस में आ सकते हैं, इन सब एग्जाम्स में ये आ सकते हैं। एंड लेकिन ये दे विल नॉट बी एलिजिबल फॉर एडमिशन अगेंस्ट एनी सीट रिजर्व्ड एक्सक्लूसिवली फॉर इंडियन सिटीजन। इंडियन सिटीजन के लिए जो सीट रिजर्व्ड है उसमें ये नहीं आ सकते, ठीक है ना। एंड मल्टीपल एंट्री लाइफ लॉन्ग वीजा इनको मिलता है। मल्टीपल एंट्री लाइफ लॉन्ग वीजा मतलब बार बार एंट्री अगर होगी तो इनको बार बार रजिस्ट्रेशन कराने की, वीजा करने की जरूरत नहीं है। मल्टीपल एंट्री लाइफ लॉन्ग वीजा इनको मिलता है। तो ये कुछ फायदे हैं जो इनको मिलते हैं, है ना। कुछ एक्टिविटीज के लिए इनको परमिशन भी लेनी पड़ती है। लेट मी सी दैट ऑल्सो, कि मैंने उसको लिखा है शायद, लेट मी टेल यू दैट वन बाय वन, ठीक है ना। मैं उसको अभी आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, हाँ, जर्नलिज्म अगर करना है इनको, रिसर्च अगर करनी है, माउंटेनियरिंग अगर इनको करनी है, मिशनरी वर्क करने हैं, तबलीगी जमात वाले काम करने हैं, या फिर रिस्ट्रिक्टेड एरियाज में अगर जाना है तो इसके लिए इनको प्रायर परमिशन लेनी पड़ेगी। तो आप ये भी याद रख सकिएगा।
तमिलनाडु टू क्रिएट डेटा बैंक ऑफ माइग्रेंट वर्कर्स। तो कौन सा स्टेट है जो डेटा बैंक बनाएगा माइग्रेंट वर्कर्स का, याद रखिएगा तमिलनाडु इज गोइंग टू क्रिएट द डेटा बैंक ऑफ माइग्रेंट, डिजिटल डेटा बैंक ऑफ माइग्रेंट वर्कर्स एम्प्लॉयड इन इंडस्ट्रीज पर्टिकुलरली इन द एमएसएमई। तो एमएसएमई में काम करने वाले जो वर्कर्स हैं, माइग्रेंट वर्कर्स हैं, उनका डिजिटल डेटा बैंक बनाया जाएगा, किसके द्वारा, तमिलनाडु के द्वारा। तमिलनाडु विल बी मेकिंग दिस थिंग। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। आगे मूव करते हैं, देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम है। पीएम कॉल्स फॉर अ यूनाइटेड इंडिया मूवमेंट। अब यहाँ पे देखो, आप सबको पता है कि 75th सेलिब्रेशन होने वाला है इंडिपेंडेंस का, इसको अमृत महोत्सव बोलते हैं। ये टर्म याद रखना, अमृत महोत्सव टर्म क्या है, इंडिया के जो 75th सेलिब्रेशन है ना उसका है। अभी सेंटेनरी चौरी चौरा का भी सेलिब्रेट हो रहा है, ये भी आप याद रखिएगा कि चौरी चौरा का सेलिब्रेट हो रहा है क्या, सेंटेनरी। अब ऐसे में प्राइम मिनिस्टर ने यहाँ रिक्वेस्ट की कि भारत जोड़ो आंदोलन, भारत जोड़ो आंदोलन के लिए उन्होंने कहा है कि क्विट इंडिया का जैसे मूवमेंट है ना, उसका अपोजिट इन्होंने बोला है कि क्विट इंडिया मूवमेंट के जैसे क्विट इंडिया मूवमेंट था वैसे ही भारत जोड़ो आंदोलन की शुरुआत करने की जरूरत है। तो भारत जोड़ो आंदोलन, यूनाइट इंडिया कैंपेन, बेसिकली उसकी बात आपको कर रहे हैं, ठीक है ना। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। चाइना पाक अगेन ऑन आउटलाइन जॉइंट एक्शन टू अलाइन अफगानिस्तान स्ट्रेटेजीज। यहाँ पे चाइना और पाकिस्तान जो है वो फूफा बन रहे हैं अलग से, एंड वो कह रहे हैं कि जैसे फूफा जी होते हैं ना कि हर शादी में फूफा जी नाराज हो जाते हैं, वैसे ही चाइना और पाकिस्तान अलग से ही काम कर रहे हैं कि अफगानिस्तान के लिए काम करेंगे, अफगानिस्तान के फूफा हैं ये, है ना। दैट इज द थिंग विच इज देयर। सो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग द न्यूज एनालिसिस पार्ट, आपको समझ में आ गया होगा। दैट इज इट फॉर द डे फ्रेंड्स, कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।